हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी? हाँ भाई, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउट में भौतिक विज्ञान की क्लास में। किरण प्रकाश की और प्रकाश के यंत्र हम पढ़ रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3, तीसरी क्लास है आज हमारी। क्या डिस्कस करेंगे हम, क्या क्या होगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हम बढ़िया मस्त मजे में, हम भी बढ़िया हैं। चलिए करें क्लास की शुरुआत। पेपर में मॉड्यूल के क्वेश्चन मत डाला करो। क्यों नहीं डालू मैं भाई? आएंगे वो तो, है ना। और सारे मॉड्यूल के थोड़ी ना होते, कुछ तो आएंगे। और अगर वो नहीं डालेंगे तो तुम्हें मोटिवेशन कैसे मिलेगा सॉल्व करने का, है ना। हो सकता आने वाले समय में एक ऐसा टेस्ट पेपर भी आ जाए जिसमें जितने होमवर्क के क्वेश्चन थे वो सारे दिखे, केवल और केवल होमवर्क के ही क्वेश्चन दिखे। ऐसा भी हो सकता है। किसी टेस्ट पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि केवल जो क्लास के क्वेश्चन से केवल वही दिख रहे, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा। चलो तो करें क्लास की शुरुआत। हाँ भाई, तैयार है सभी? करें क्लास की शुरुआत। तो अब हमें क्या पढ़ना है आज की क्लास में? हम गोलीय दर्पण पर ही और चर्चा करना चाहेंगे। गोलीय दर्पण हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, तो गोलीय दर्पण पर हमें और चर्चा करनी होगी। इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने पहले ही पता कर ली थी, वो भी इसके आगे भी हम पता करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमें आगे चल के अपवर्तन पर भी चर्चा करनी है। क्लियर है? चलो तो करें क्लास की शुरुआत। कल की क्लास आधी आई है नहीं, उसे पूरा करवा दिया है। AITS क्या होता है? AITS होता है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, मतलब जिसमें ऑल इंडिया के बच्चे बैठते हैं, उसे हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बोलते हैं। सर टेस्ट में बहुत सारे गलत भी थे जो आंसर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। और अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते तो आप बताओ मुझे, मैं चेंज करवा दूंगा उसको, मैं करेक्ट करवा दूंगा। वैसे ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस रहते जिनमें गड़बड़ हो। चलो भाई, तो करते क्लास की शुरुआत। हाँ भाई, तो हम कहां पर थे? हम यहां पर थे सर हम यहां पर ये देख रहे थे। तो इसमें हमने एक बात समझ ली थी कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव दर्पण है ना, या हमारे पास एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में अगर अनंत पे वस्तु रखी हुई होगी तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वह फोकस पे बनेगा। और इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रतिबिंब जो है पीछे आएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा। अनंत से सी तक, सी के जस्ट पहले तक प्रतिबिंब जो होगा वो छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। और अनंत से सी तक आने पे कि वस्तु प्रतिबिंब जो है केवल फोकस से सी तक जाएगा, बहुत कम दूरी तय करेगा। और जैसे ही हम सी पर आएंगे तो वस्तु और प्रतिबिंब जो होगा वो बराबर बन जाएगा। वस्तु और प्रतिबिंब जो होगा वो बराबर हो जाएगा, वस्तु और प्रतिबिंब बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे सर, तो प्रतिबिंब जो है वो बड़ा हो जाएगा और उल्टा रहेगा अभी भी। और जितने आगे बढ़ते जाएंगे तो हम, अब अगर आगे थोड़ा सा बढ़े, लेकिन प्रतिबिंब बहुत तेजी से पीछे की तरफ जाएगा, प्रतिबिंब बहुत तेजी से पीछे की तरफ जाएगा। और फोकस के जस्ट पहले तक प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पे बनेगा, और फोकस के जस्ट बाद प्रतिबिंब प्लस अनंत पे बनेगा। हमें इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मिलेगा। और देखो यहां भी हम बहुत कम दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से प्रतिबिंब हमारी तरफ आ रहा है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मान के चलो हमारे पास एक कॉन्वेक्स होता है, मतलब इस तरफ से परावर्तन हो रहा है, तो अगर हम वस्तु को पास लाए, तो प्रतिबिंब जो हो थोड़ा सा बड़ा होगा और हमारे पास आएगा, मतलब अनंत पे जब होगी तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। और जैसे जैसे हम वस्तु को पास ला रहे, तो प्रतिबिंब जो होगा सर वो भी हमारे पास आएगा, लेकिन बहुत धीमा पास आएगा। वस्तु अगर बहुत तेजी से भी आ जाए, वस्तु बहुत तेजी से भी आ जाए, तो भी प्रतिबिंब बहुत धीमे तरीके से पास आएगा, और वह हमेशा सीधा होगा, छोटा होगा और आभासी होगा। यह सब कुछ हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। AITS होगा, चिंता ना करो, जल्द ही, मतलब कि हम मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर या जनवरी के करीब से हम AITS शुरू कर देंगे।
मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करवा दो, मुझे पहले की पीडीएफ। अरे पहले की पीडीएफ तुझे, तुम पेड बैच में हो, टेलीग्राम ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, यही मिल रहा है सब कुछ। चलिए, तो अब ये सब कुछ हम देख चुके थे ना, और इस पर ही आधारित हमने यहां पर बहुत सारी बातें देखी थी। यह सारे प्रतिबिंब निर्माण की कहानी हम पिछली क्लास में देख लिए थे। और ये वाला एग्जाम्पल भी हमने, सुंदर कन्या वाला भी एक एग्जाम्पल देख लिया था। साथ ही साथ यहां पर आप चाहो तो ये वाला एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि इसमें एक आदमी एक दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, तो ये पूरा खुद भी उल्टा दिखाई दे रहा है, सब कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा दर्पण होगा सर? ये अ से अंदर, अ से अवतल दर्पण होगा। इसी प्रकार से यहां पर इन तीनों प्रतिबिंब में या इन तीनों में हम एक और नई बात समझ सकते हैं, या हम इसको प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं कि कैसा प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो देखिए, यहां पर ये वस्तु या ये जो कैंडल जो है, ये मोमबत्ती जो है, वह दर्पण से कुछ दूरी पर रखी गई है। कहां से दूरी दिखाई दे रही है? देखो यहां से ये दिखाई दे रहा है कि ये दूरी, कोई सा रंग चल जा, हाँ ये दिख रहा है। तो ये कुछ दूरी होगी, ये कुछ दूरी होगी, ये कुछ दूरी थी। तो यहां पर मोमबत्ती, कैमरा, बोर्ड, क्लास, टेबल सब उल्टा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हमने मोमबत्ती को दर्पण के बहुत नजदीक रख दिया तो देखो मोमबत्ती बड़ी दिखाई दे रही है और सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे की चीजें अभी भी उल्टी ही है। और साथ ही साथ यहां पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे पास मोमबत्ती रखी हुई है लेकिन सर सब कुछ सीधा दिखाई दे रहा है। कैमरा, बोर्ड, मोमबत्ती सब कुछ सीधा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले दो कंडीशन में, तीनों कंडीशन में क्या समान दर्पण है या अलग अलग कंडीशन या अलग अलग दर्पण है? तो सर पहली वाली कंडीशन में बात करें या पहली दो कंडीशन में बात करें तो यहाँ पे कौन सा दर्पण है? यह अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और वही दर्पण सर यहां पर भी है, वही दर्पण यहां पर भी है। लेकिन वहां कौन सा दर्पण है तीसरी कंडीशन में? सर तीसरी कंडीशन में उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है सर जी तीसरी कंडीशन में। अच्छा, साथ ही साथ इसमें अगर हम यहां पर इन दोनों की पे चर्चा करें, इन दोनों में चर्चा करें तो इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें सर कैंडल जो है या ये जो मोमबत्ती है वो एफ के पीछे रखी हुई है, इसका जहां फोकस होगा उससे पीछे रखी हुई, लेकिन ये फोकस के अंदर रखी हुई है। बस यह दोनों में अंतर है। क्लियर है मामला? क्या ये सारी बातें कल जो पढ़ाई थी सभी ने रिवाइज करी? क्या सभी को इतना समझ में आता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। ये एक और बात कि ये जो गाड़ी में हम जो साइड मिरर यूज करते हैं, वो मिरर या वो दर्पण कौन सा होता है? वो दर्पण जो होता है सर वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है या उत्तल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसके काफी सारे कारण। उत्तल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो सर हम अगर किसी भी चीज को या पीछे आती हुई गाड़ी को देखना चाहते हैं तो उसे हम सीधा ही देखना चाहते हैं। हम ऐसा दर्पण में नहीं देखना चाहते कि हमारी पीछे की दुनिया उल्टी दिख रही है। ठीक है, तो सर सीधा ही देखना था तो वहां पर हम समतल दर्पण इस्तेमाल कर लेते। ये ऐसा दर्पण क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि समतल दर्पण में क्या होगा, कल मैंने आपको बताया था जितनी दूर वस्तु होगा उतनी दूर प्रतिबिंब बनेगा, तो उसमें भी गैस कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, कहीं पर भी वस्तु हो प्रतिबिंब जो है हमें बहुत कम दूरी पर ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है ये यहीं पर ही है। इसलिए अगर आपने कभी वो दर्पण के नीचे देखा होगा या दर्पण पे देखा होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ रहता है, ऑब्जेक्ट्स इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब कि क्या होगा कि यहां पर जो प्रतिबिंब बना है वो पास बना है ना। वस्तु थोड़ी दूर भी हो सकती है लेकिन याद रखो प्रतिबिंब जो है वो पास बना है। क्लियर है? तो यहां पर इसीलिए ये सारी बातें लिखी जाती है। और साथ ही साथ इसका कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करने का एक और कारण होता है। ये कारण थ्योरेटिकल पॉइंट से बोर्ड में आ सकते हैं, है ना। क्या? पहला कारण तो यह है कि ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है और छोटा बनाता है और पास बना के देता है। दूसरी बात, इसका फील्ड व्यू बड़ा होता है। फील्ड व्यू मतलब क्या होता है? फील्ड व्यू मतलब कि कितनी दूर का प्रकाश लेकर प्रतिबिंब निर्माण हो सकता है। जैसे अगर मान के चलो हमारे पास यहां पर एक समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में सर इधर तक की लाइट आकर प्रतिबिंब बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है सर। यहां की लाइट आके प्रतिबिंब बना सकती है, यहां की लाइट आके प्रतिबिंब बना सकती है, यहां की लाइट आके प्रतिबिंब बना सकती है।
कॉनकेव में क्या होगा सर, कॉनकेव दर्पण जो होगा उसमें सीधे सीधे ही लाइट वाली लाइट प्रतिबिंब बना सकती है। लेकिन जब मेरे पास एक कॉन्वेक्स दर्पण होगा तो इसमें सर ऊपर से उठा हुआ है, तो सर इधर की लाइट भी आएगी, इस पर टकरा सकती है, इधर की लाइट भी आके इस पर टकरा सकती है, इधर की लाइट भी आके टकरा सकती है, इधर की लाइट भी टकरा सकती है, इधर की भी लाइट टकरा सकती है, इधर की लाइट भी टकरा सकती है। हर प्रकार की है ना, दूर दूर से लाइट आकर भी इस पे प्रतिबिंब निर्माण कर सकती है, दूर दूर से आकर भी लाइट इस पे प्रतिबिंब निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो इसका फील्ड व्यू ज्यादा है, ज्यादा फील्ड व्यू है, तो इसकी वजह से हमें ऊपर और नीचे में भी है ना, मतलब सड़क में भी दूर तक का क्लियर दिखाई दे सकता है। ठीक है, फील्ड व्यू इसका ज्यादा है, इसे दृष्टि क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, है ना। अच्छा, व्यू फील्ड लिख लो, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, फील्ड व्यू की जगह व्यू फील्ड, दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र इसका ज्यादा होता है। क्लियर है मामला। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हमें सर ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा हमारे पास ये जो दर्पण है ना, हमारे पास ये जो कॉन्वेक्स दर्पण है। अच्छा, इसके अलावा सर एक और इंपॉर्टेंट सी बात मुझे अभी भी दिमाग में, क्या कभी किसी को ऐसा लगा कि सर झूठ है सर मेरे गाड़ी का जो कांच है उसको हाथ लगा के देख लो सर सपाट ही है, आप झूठ बोल रहे हो सर, दर्पण सपाट ही है, कोई ऐसा तेरा दर्पण नहीं है मेरी गाड़ी में। कितनों को कभी कैसा ऐसा लगा कि सर जो दर्पण है वो सीधा ही है सर। कितनों को ऐसा लगा, कभी हाथ लगा के देखा, हाँ सर वो सीधा तो ही लगता है, हाँ वो एक्चुअल में सीधा ही है, चिंता ना करो, लेकिन वो हल्का सा टेढ़ा है। मतलब देखो यार, वही वाली बात है कि अगर मान के चलो कि तुम्हारी गाड़ी में इतना बड़ा कांच लगाना था, इतना बड़ा कांच लगाना था, तो हमने जो दर्पण लिया, मान के चलो इतना बड़ा दर्पण लगाना था तुम्हारी गाड़ी में, है ना, इतनी यहां से यहां तक का दर्पण लगाना था, हमने जो दर्पण लिया वो बहुत बड़े गोले का हिस्सा ले लिया, तो तुम्हारी गाड़ी में जितना सा लगा तो तुम्हें ऑलमोस्ट सीधा ही लगता है वो। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सीधा ही लगता है तुम्हें। क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चिंता ना करो, है ना, घबराओ मत। तुम्हारी गाड़ी में भी उत्तल ही लगा कर दिया है, कि समतल लगा के दे देते तो कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता और पीछे का बहुत ज्यादा दूर दिखाई देता। चल अब आगे बढ़ते, ये कुछ बेसिक सी बातें हमने कर ली है, अब हमें इस पर आधारित सवाल करने हैं। आज की क्लास का मेन उद्देश्य है सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, सवाल पढ़ो और जवाब बताओ। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक और क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। कितने बच्चों ने सोचा कि यहां पर अगर मेरे पास एक गोलीय दर्पण था सर, और आपने बोला था कि अगर इस गोलीय दर्पण में यह मुख्य अक्ष है तो इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा, इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा और इसका कहीं ना कहीं सी होगा। तो अगर मैंने एक वस्तु को यहां पर ऐसा लेटा कर रख दिया था, लेटा कर रख दिया था, याद है कल की क्लास में बोला था मैंने, ऐसा लेटा कर रख दिया है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मिरर कहां से बनता है, मिरर कहां से बनता है, कि कांच लिया, कांच पे पीछे से सिल्वर पॉलिश कर दी तो मिरर बन गया। हां, तो क्या होगा, कैसा बनेगा इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब बहुत खतरनाक बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो है वह आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये प्रतिबिंब बनेगा, अरे हाँ, ये प्रतिबिंब बनेगा इसका। क्या बात कर रहे हो सर, ये कैसा बनेगा, हाँ ये इसका प्रतिबिंब है, और ये अनंत तक बनेगा, अनंत तक बनेगा। ये कहां तक बनेगा, ये अनंत तक बनने वाला है, अनंत तक बनेगा यह पूरा एग्जैक्ट ऐसा कैसा। हाउ डू यू डू सर, यस सी व्हाट टू डू नाउ। ये कैसे बना सर, ये वाला प्रतिबिंब जो है वो ऐसा कैसे बना सर, ये अनंत तक जाएगा क्या, हाँ अनंत तक जाएगा। क्यों,
क्योंकि देखो यह C से अनंत तक बनेगा और बड़ा होता हुआ प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा होता हुआ प्रतिबिंब बनेगा। कैसे सर? देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो जो इसके छोटे छोटे टुकड़े मानो, इसके टुकड़े मानो, है ना, या टुकड़े मत मान, बस इतनी सी बात मान। यहां पर ये जो टुकड़ा रखा हुआ है उसका क्या C पर ही प्रतिबिंब बनना था? बिल्कुल सही बात सर, जो यहां रखा उसका प्रतिबिंब यहीं बनेगा। पहली इंपॉर्टेंट सी बात जो समझ में। अच्छा, ये जो F पे इसका प्रतिबिंब कहां बनना था सर? जो F पे उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनना था और बहुत बड़ा और उल्टा बनना था। तो ये जो बीच वाला है उस वो ऐसा कैसा छप जाएगा ना यार। अगर मान के तो स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, एंड पॉइंट पता चल गया, तो क्या तो कैसा कर सकते हैं? तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका C है और एंड पॉइंट अनंत है, तो इसके बीच में ऐसा बड़ा होता है, क्योंकि यहां पर इतना इसके बराबर का और यहां पर अनंत लंबाई का है, तो सब बड़ा होता हुआ बनेगा। क्योंकि यहां कोई अगर वस्तु होती, यहां कोई वस्तु होती, उसका प्रतिबिंब यहां बनता। तो ऐसे ही ये ऐसा बड़ा होता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देगा आपको। क्लियर है मामला? अच्छा, इसी प्रकार से है ना, एक दो और फोटो दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको फोटो कहां गया रे? ओहो, धोखा हो गया। चलो कोई बात नहीं, इतने ही फोटो थे। अच्छा, एक फोटो जहां तक मुझे याद है मैंने कल तुम्हें दिखा दिया है ना, हाँ दिखा दिया। कल मैंने आपको एक फोटो दिखाया था जिसमें मोमबत्ती रखी हुई थी और उसमें सामने एक पेपर रखा हुआ था, जिसमें हमने दिख रहा था कि जो प्रतिबिंब है वह दर्पण या मोमबत्ती पर हमें प्राप्त हो रहा था, मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब था। दिखाया था कल मैंने? अरे बोल लाला, दिखाया था। चलो अभी ये सवाल पढ़ो। सर जो कार का सामने वाला मिरर होता है किस चीज का बनाते? तो कांच जो है वो एक तरीके का, मतलब वो प्लास्टिक ही है, एक अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है वो, ठीक है। तो उसमें यार वो हर एक कंपनी अलग अलग बनाती है, मतलब वो कांच ही है, टफ प्लास्टिक होता है वो, टफ, जो टूटे ना आसानी से। सवाल बोल रहा है कि सीधा, आभासी और छोटा कौन बना सकता है? अवतल, उत्तल, समतल? हाँ तो सर हम सब बोलेंगे उत्तल दर्पण बना सकता है। चलो अगला सवाल ये करे, उससे पहले ये वाला सवाल कर लो। चलो भाई, ये नीट का प्रीवियस ईयर सवाल है ना, ये नीट का PYQ है, ये आया था शायद 2019 में आया था, 19 या 20 में आया था। नीट PYQ लिख देते हैं हम। हाँ, सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। वहां पर कल हमने किया है उसी प्रकार का सवाल है, आपको जवाब बताना है क्या आएगा। टेलीग्राम आईडी इज अवेलेबल ड्यू टू कॉपीराइट है बेटा, आप कोई गलत टेलीग्राम चैनल पे पहुंच गए होंगे, इसलिए वो कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं दिख रहा होगा आपको। चलिए 17 में आया था, ओके, जाओ बताओ। केजे सर तो बता रहा था कि वाटर सा बना होता है मिरर है, तो कुछ गलत समझ लिया तुमने। हाँ जल्दी से इसका जवाब बताओ। एक बच्चा बोला सर 2017 लिख दो, चलो लिख देते हैं। m की वैल्यू -2 अवास्तविक बनेगा, ओके। कौन बना सकता है? अवतल बना सकता है। पहली बात तो a के लिए लिखे जाएगा सर B और C, तो a के लिए B और C हो गया, मतलब पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे भी चेक कर लेते हैं b वाले में। m की वैल्यू -1/2, -1 मतलब वास्तविक होगा, और ये कौन बना सकता है सर? यह भी अवतल ही बना सकता है, बिल्कुल सही बात। c वाले में +2, तो प्लस मतलब आभासी, और ये भी अवतल ही बना सकता है, b और d, ओके। ये +1/2 सर यह उत्तल बनाएगा और यह
उत्तल बनाएगा और ये आभासी है, तो ए और डी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, ये भी सही जवाब आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या ये कहानी क्लियर है? नहीं सर, आपके टेलीग्राम पे दिखा रहा। चलो ठीक है, वो क्लास के बाद में एक बार देख लूंगा क्या समस्या है। हाँ, कल वाले जैसा ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम और भी कुछ सवालों की तरफ। हाँ, अब हमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप चीजें करनी है, हमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप चीजें करनी है। क्या होगा ये, क्या होगा यहां पर? देखो भाई, क्या होगा यहां पर? क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन में बोला है हमारे पास कि 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है। अवतल दर्पण इसका 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी? हाँ भाई बताएं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे पता करेंगे? तो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू सर, m की वैल्यू जो होगी है ना, देखो हमें क्या क्या दिया, चलो पहले क्या क्या दिया ये लिख लेते हैं। सर वस्तु की ऊंचाई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है प्लस 1.5 सेंटीमीटर। आप देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि आप सॉल्व करो, उसमें आप वैल्यू सही रखो। इसी प्रकार से प्रतिबिंब कहां बनेगा? सर प्रतिबिंब जो है वो 3 सेंटीमीटर का बना, और वास्तविक बनाए इसलिए प्लस 3 सेंटीमीटर लिख रहा हूं ना। अच्छा सही, ऊंचाई का वास्तविक, और वास्तविक बनाए तो यहां में -3 लिखना। आभासी होता तो सीधा होता तो हम उसमें +3 लिखते, लेकिन यहां क्या लिखेंगे? -3 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। और क्या दी हुई है? हमें बोला है कि अवतल दर्पण से दूरी जो है u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर दी हुई है। u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर दी हुई है, -15 सेंटीमीटर दी हुई है। अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर इस कंडीशन में हमें f की वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू निकालनी है। तो f की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो आपके पास o है और i है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके पहले मैग्निफिकेशन m निकाल लो, तो ये हो जाएगा सर i बटे में हो, तो ये कितना आ गया? -2 कैसे? ये होगा 3 बटे में 1.5 नेगेटिव साइन के साथ, तो ये -2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई है -2। m की वैल्यू कितनी आ गई है? -2 आ गई है। अच्छा सर, अब m की वैल्यू अगर -2 आ गई है तो यहां पर हमें तो f निकालना है, तो f कैसे निकलेगा बताओ भाई? क्या ऐसा कोई संबंध है जो m, u और f में? देखो अगर ये नहीं पता आपको तो आपको इसमें फिर इसे -v बटा u के बराबर करना पड़ेगा। यहां से u और v में संबंध आएगा, फिर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u करते बैठोगे। लेकिन उससे बेस्ट तरीका है आपके पास कि आप m की वैल्यू को जो है, या m के फॉर्मूले जो है वो f, u और v के पदों में भी ध्यान रखें। f अपॉन में f माइनस u, क्या यह सही लिखा हुआ है? यहां पर सही लिखा गया है क्या? क्या यह सही लिखा गया है? बिल्कुल सही बात सर। तो m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू सर है मेरे पास -2 बराबर होगा f। f कितना है सर? f तो निकालना है। ओके, f u की वैल्यू, u -15 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है सर? उस तरफ है। अरे दर्पण से u हमेशा नेगेटिव ही होगा। जब भी वास्तविक वस्तु होगी तो u इस तरफ आएगा, है ना, यहां से इधर की तरफ, तो u हमेशा नेगेटिव ही होगा, u हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो इसमें कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो यहां हो जाएगा सर, इसको सॉल्व करते हैं, -2 बराबर होगा f अपॉन में f प्लस 15। इस उधर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा -2f प्लस -30 बराबर होगा f के। तो सर ये उस तरफ चले जाएगा, होगा -30 बराबर होगा -3f या +3f हो जाएगा ये एक्चुअल में, और ये कटेगा तो -10 सेंटीमीटर f की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी? -10 सेंटीमीटर f की वैल्यू आ जाएगी। तो -10 क्या सही आया है? बिल्कुल सही आया है सर, -10 सेंटीमीटर। नेगेटिव में आना चाहिए था, आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहां पर एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। बेटा स्क्वायर नहीं लगाएंगे। स्क्वायर क्यों लगाएंगे?
स्क्वायर क्यों लगाएंगे? स्क्वायर चिंता ना करो, स्क्वायर तुम्हें कभी नहीं लगाना पड़ेगा। 1% चांस है, 1% चांस है कि तुम्हें स्क्वायर लगाना पड़ जाए। ठीक है, रंजन प्रजापति, खुद के बारे में सोच ले, तेरा भविष्य देख ले, मेरे टेलीग्राम चैनल में 50 और बना दूंगा ना, और उस पे उससे ज्यादा बच्चे आ जाएंगे। तू तेरा देख ले, मेरा टेलीग्राम चैनल बंद हुआ चल रहा है, तुझे क्या मतलब उससे? तुम तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान दो, बंद होगा तो एक और बना देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो दुनिया में एक ही बन सकता था। चलो, तो ये एफ की वैल्यू जो होगी वो -10 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है मामला? चलो आगे बढ़े। आज नेगेटिव क्या है ये समझ में आएगा ना, अवतल दर्पण है। इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और भी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये एक बढ़िया सवाल है ना, इसके 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट है इसमें, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऑप्शन से, ये पार्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में 3 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कहां रखा जाना चाहिए? तो यहां पर वस्तु को कहां रखना चाहिए? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहां रखा जाना चाहिए? तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि 3 गुना आवर्धन प्राप्त करना है, 3 गुना आवर्धन प्राप्त करना है। तो 3 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए क्या होगा सर? तो सबसे पहली बात, अवतल दर्पण में क्या 3 गुना आवर्धन प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल सर। वास्तविक में हो सकता है? बिल्कुल सर। मतलब m की वैल्यू -3 है। सबसे पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब बना मतलब उल्टा बनेगा, तो m की वैल्यू -3 आएगी। इसी प्रकार से आभासी में m की वैल्यू +3 आएगी। बस अब आपके सामने सब कुछ है, आप खुद से कर सकते हो। जल्दी से करके बताओ भाई, f की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 गुना कहां से है? ये आवर्धन 3 गुना दिया हुआ है, और ये 15 सेंटीमीटर f दिया हुआ है ना। एक बार काम करता हूं, पहले f लिख देता हूं। f दिया हुआ -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब m की वैल्यू जो होगी वो -3 आ गई है। बताओ भाई क्या आएगा आंसर? सॉल्व करो जल्दी से। आपको क्या बताना है, कहां रखा जाना चाहिए, मतलब u बताना है, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला रखिएगा। m के जगह लिखेंगे f अपॉन में, फॉर्मूले कल पढ़े थे हमने ना, f अपॉन में f माइनस u बराबर होगा -3 के। तो f की वैल्यू -15 रखो, आंसर निकालने की कोशिश करो। -15 अपॉन में -15 माइनस, अच्छा u की वैल्यू तो निकालनी है, बराबर होगा -3 के। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां पे देखो माइनस माइनस भी कट गया, यहां पे 5 आ जाएगा, तो 5 बराबर होगा -15 माइनस u। ये इस तरफ जाएगा तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -20। क्या -20 आना चाहिए था? हाँ सर, u की वैल्यू नेगेटिव ही होती है, u की वैल्यू नेगेटिव ही होती है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ ही साथ आभासी के लिए क्या होगा सर? आभासी के लिए m की वैल्यू +3 होगी। तो एग्जैक्ट सेम सॉल्यूशन, f अपॉन में f माइनस u बराबर होगा 3 के। f की वैल्यू कितनी है सर? -15। तो -15 अपॉन में -15 माइनस u बराबर होगा 3 के। ये कटेगा, यहां पे -5 आ जाएगा, तो -5, ये इसे इधर ले जाओ, -15 माइनस u हो चुका है, तो ये इधर की तरफ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर u की वैल्यू आएगी, -10 सेंटीमीटर u की वैल्यू आएगी। क्या सभी का आंसर आया? क्या सभी का आंसर आया? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, अगर ऑप्शन दिए होते तो हम तकलीफ ही नहीं करते इतनी, मतलब सर हम इतनी मजदूरी ही नहीं करते। ऑप्टिक्स के सवालों में एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, इसका SP स्टार साथ में बताते हुए चल रहा हूं, स्टार्टिंग से बताते हुए चल रहा हूं। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए मैंने जानबूझ के यहां पे ऑप्शन नहीं रखे। दूसरी बात, आपका जो आंसर आया ना वो आप चेक कर सकते हो सही आ रहा है गलत आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना। मतलब ऑप्टिक्स के सवाल जो होते हैं, किरण प्रकाश के सवाल, वो खुद बोलते हैं गलत करके तो दिखा तुझ में दम हो तो, है ना। बाकी फिजिक्स के सवाल क्या बोलते हैं? सही करके तो दिखा, है तेरी औकात, है तुझ में दम। ऑप्टिक्स के सवाल बेचारे बहुत प्यारे हैं, वो बोलते हैं अरे गलत तो करके बता दो, गलत ही नहीं होंगे हम कभी भी। तो क्या होगा यहां पर? कैसे सर? कैसे सर? यहां पर अगर हमारे पास कैसे कंफर्म कर सकते हैं? यहां पर हमें बोला गया था
कि सर ये फोकस जो है वो 15 सेंटीमीटर पे है। अच्छा, फोकस 15 सेंटीमीटर पे मतलब 30 सेंटीमीटर पे इसका सी होगा, ये एफ आ गया। अब खुद सोच कर बताओ कि वस्तु कहां रखनी चाहिए ताकि वास्तविक प्रतिबिंब बने, और 3 गुना। सर 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने, मतलब वस्तु जो है वो यहां पर सी और एफ के बीच में बनी जाए ताकि प्रतिबिंब पीछे बने और बड़ा बने। मतलब 30 और 15 के बीच में आंसर होना चाहिए। -20 आया हमारा, एकदम सही बात। इसी प्रकार से यहां पर आवर्धन जो है +3 आया। +3 आया मतलब क्या हो गया कि वस्तु को कहां पे रखा जाए ताकि बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बने। मतलब कि सर वस्तु को 0 से 15 के बीच में कहीं रखो। 0 से 15 के बीच में 10 बिल्कुल सही आया हमारा। मतलब हमने सॉल्व भी सही किया और हमारे आंसर्स भी बिल्कुल सही है। तो अगर आपको प्रतिबिंब निर्माण अच्छे से समझ में आता है तो आप ऑप्शन में अगर 4 देंगे, 4 में से 2 तो ऐसे उड़ा दोगे कि अच्छा ये तो कभी संभव ही नहीं है इस कंडीशन के लिए। क्या ये छोटी सी बात सभी को बहुत बढ़िया रूप से चमकती है? क्या ये समझ में आया सभी को? एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दो ताकि हम आगे बढ़े। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर ऑप्शन 4 है तो 4 में से कम 2 तो आप ऐसे ही सल्टा दोगे, अच्छा ये तो पॉसिबल नहीं है। सर ये तो क्लास 10 का सवाल है। आशीष, क्लास 10 किसी बात कर रहे हैं लड़का? बेटे क्लास 10 का ही तो हम पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में आशीष बेटा तुम? क्लास 10 की बोर्ड्स की तैयारी हो रही है यहां पर। तुम शायद बड़े बच्चे हो, तुम 11-12 के बच्चे हो क्या? ये सब 9-10th वाले बच्चे बेटा। हाँ, अगला सवाल जल्दी से आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन पढ़ो, जवाब बताओ। एक अवतल दर्पण की स्थिति में एक वास्तविक वस्तु और इसके वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य कम से कम कितनी दूरी होगी? 12th पास कर लिया आपने, हम तो 10th पढ़ रहे। गलत बैच में आ गए हो। एक बार ऐसा ही हुआ था हमारे, मतलब हमारी ना कोचिंग लगती थी, मतलब जैसे ये 11-12 की कोचिंग लगती है नीट के लिए। फिर इसके बाद में अगर इंजीनियरिंग कर लो और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे आपके नीट में पीजी होता है, वैसे ना एक एग्जाम होता है गेट का एग्जाम है ना, नाम ही है उसका गेट तोड़ने वाला एग्जाम। तो इसकी जो कोचिंग होती है बहुत खतरनाक कोचिंग होती है ना। इसमें एक्चुअल में आपके 4 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्लास मतलब जितना इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, जितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हर 6 महीने में एक नया मतलब 4 5 नए सब्जेक्ट आते हैं, तो वो सारे पूछे जाते हैं गेट में, है ना। उसका सिलेबस अलग से डिफाइन होता है, इसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो उसके कुछ सब्जेक्ट छोटे से होते हैं, मतलब कि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो अगर 10 घंटे लगातार क्लासेस चलती है ना। बहुत बार ऐसी क्लासेस होती थी, सुबह 6 बजे से पढ़ रहे, शाम को 8 बजे तक लगातार, बीच में 1-आध घंटे का खाने का ब्रेक मिल गया, चाय पानी का ब्रेक मिल गया, ठीक है। तो ऐसे लगातार क्लासेस चलती और उसमें बच्चे बहुत बैठते, मतलब 400 500 बच्चे बैठते। तो एक बार ऐसा ही हुआ था, मेरा एक दोस्त था, है ना, वो गलती से इलेक्ट्रिकल, हम लोग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले थे, इलेक्ट्रिकल की क्लास में जाके बैठ गया, है ना। फिर वो बैठा बहुत देर तक बैठा रहा। तो सुबह 6 बजे बैठा था वो, 6 बजे से बैठा रहा वो। उसे लगा कि भाई कोई नया सब्जेक्ट हुआ होगा, कोई नए टीचर आए होंगे, मतलब वहां पे हर एक सब्जेक्ट नए टीचर पढ़ाते हैं, बड़ा मजा आता है, हर थोड़े दिन में नया टीचर आता है, सला कुछ नया सब्जेक्ट होगा। फिर 6 बजे से बैठे 8:30 बजे उसे समझ आया कि यार ये लोग भी तो दूसरे दिख रहे हैं आसपास के, है ना, ये लोग भी अलग अलग दिख रहे हैं, और इस सामने जो टीचर है ये तो मेरे को लग रहा है ये हमें इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा है ना। तो उसने 550 बच्चे बैठे थे क्लास में, खड़े होकर सर से पूछ लिया, सर ये मैकेनिकल की क्लास है कि नहीं? बस फिर उसने बैग उठाया और दूसरे वाले कमरे में मैकेनिकल की क्लास लग रही थी, वहां पर जाके बैठा। वो लड़का, मतलब आप समझ रहे हो, 550 बच्चे तो उस बैच में बैठे हुए थे और 700-800 बच्चे मैकेनिकल के बैच में बैठे हुए थे। तो जब वो घुसा बैग लेके, तो उससे फिर वाले सर ने पूछा तू कहां रह गया था? 6 बजे से क्लास थी, 8:30 बज रहे। तो वो मतलब इतना कॉन्फिडेंट आदमी था, उसने पूरी क्लास के सामने, भरी क्लास में बोल दिया, सर मैं गलती से इलेक्ट्रिकल की क्लास में जाके बैठ गया था। 1.5-2.5 घंटे
2.5 घंटे दूसरी क्लास में अटेंड करके आ गया, उसको पता भी नहीं चल पाया। 2.5 घंटे बाद सुधा कि अरे भाई साहब गलत जगह बैठे थे हम तो। चलो, आप आशीष के लिए बोल रहे, नहीं मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा, इट्स जस्ट अ जोक, कैजुअल जोक। चलो आगे बढ़ो, है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, ये तो बस मुझे ना ऐसे हम बातें कर रहे थे ना कि दूसरी क्लास में, तो मेरे को दूसरी क्लास से याद आया एक बार ऐसा हुआ था। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक अवतल दर्पण की स्थिति में एक वास्तविक वस्तु तथा इसके वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य कम से कम कितनी दूरी हो सकती? कुछ बच्चे 4F बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 4F बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 0 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 2F बोल रहे हैं। आंसर 0 होगा। क्यों? वास्तविक वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य मिनिमम दूरी। तो सर अगर C पर ही वस्तु होगी तो C पर ही प्रतिबिंब बनेगा, है ना, ये C पर ही वस्तु होगी, C पर ही प्रतिबिंब बनेगा और ये वास्तविक बनता है, 0 दूरी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, यह एक बहुत ही तूफानी सवाल है, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, उससे पहले एक दो छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को कहां रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो तथा 2 गुना बड़ा हो? 10 सेकंड में जल्दी से आंसर बताओ। चलो 20 सेकंड ले लो। हाँ भाई, क्या आएगा बताओ? हाँ भाई, क्या आएगा सवाल का जवाब? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो एक वस्तु को कहां रखा जाए कि इस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा दुगना बड़ा बने? तो m की वैल्यू जो होगी वो -2 होगी, सबसे पहली बात तो। और अवतल दर्पण है, फोकस दूरी दी हुई है, तो f अपॉन में f माइनस यू बराबर होगा -2 के। मुझे लगता है आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। -20 बराबर होगा -20 माइनस यू बराबर होगा -2 के। कटक कटक 10 आ जाएगा, 10 बराबर होगा -20 माइनस यू के, और ये उधर जाएगा तो -30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू की वैल्यू -30 सेंटीमीटर होगी, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। नीट 2018 में क्या पूछा था? क्या पूछा था? क्या पूछा था? क्या पूछा था? क्लास 10 का सवाल। चलो क्वेश्चन पढ़ते। कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यदि इस बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूर विस्थापित होगा? देखते हैं कौन कर पाता है, देखते हैं कौन कर पाता है। अच्छा, एक बच्ची बोल रही है कि सर हमने तो एसपी स्टार से कर दिया सवाल को। बिल्कुल सही बात है। देखो हमें बोला गया फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना। तो अब हमारे पास ऑप्शन थे सर, बिल्कुल थे ऑप्शन। तो वस्तु को कहां रखा जाए ताकि दुगना प्रतिबिंब बन जाए? तो सर 20 और 40 के बीच में ही रखना पड़ेगा। तो 20 और 40 के बीच में एक ही ऑप्शन है 30, यही सही आंसर था। नो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। वर्ड एसपी स्टार से क्या बोल रहा हूं मैं कि वस्तु को कहां पर रखना पड़ेगा? ये 20 है, ये 40 है, 20 और 40 के बीच में रखना पड़ेगा, तभी इसका प्रतिबिंब बड़ा और उल्टा बनेगा। आया समझ में? तो 30 सेंटीमीटर सही जवाब होगा। क्लियर है मामला? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाले सवाल का जवाब क्या होगा? क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? एक बार कोशिश करें क्या? लेकिन सर नीट 2018 सर आपने बोला था 16 और 18 वाले बहुत खतरनाक सवाल होते हैं। चलो कोशिश करते हैं। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस, अच्छा सर 15 सेंटीमीटर फोकस है, ओके, अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखा होता है। ओके सर, तो कहां था ये? 30 यहां होगा और ये रखा होता है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां पर रखा हुआ था। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा सर? इसका प्रतिबिंब जो होगा वो इन दोनों के मध्य कहीं बना होगा, इन दोनों के मध्य कहीं बना होगा, कहीं बना होगा प्रतिबिंब। अब बोला है कि ये 40 सेंटीमीटर है ना। अब बोला है कि वस्तु को 20 सेंटीमीटर आगे की तरफ कर गए, तो 20 सेंटीमीटर आगे ले गए। अच्छा सर, मतलब कि सर वस्तु जो है वह 15 और 30 के बीच में कहीं आ चुकी है। मतलब अब वस्तु यहां पर कहीं है, वस्तु यहां पर कहीं है, 20 सेंटीमीटर आगे खसका दिया हमने।
तो प्रतिबिंब कहां होगा सर? अब प्रतिबिंब तो पार कर जाएगा, प्रतिबिंब तो पार कर जाएगा सर। प्रतिबिंब को यहां से बहुत दूर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो सर, अगर 10 सेंटीमीटर खसकाते, ध्यान समझना इस चीज को ध्यान समझना, क्या कि ये 40 सेंटीमीटर है सर, अगर 10 सेंटीमीटर आप वस्तु को खसकाते हो तो प्रतिबिंब जो है वो खसक कर 30 तक आ जाता, 30 तक आ जाता। लेकिन वो सर वो 10 नहीं खसकता, वो तो बहुत कम खसकता। लेकिन सर अब आप 20 सेंटीमीटर और आगे ले जाओगे, या 10 सेंटीमीटर, 30 से 10 सेंटीमीटर और आगे ले जाओगे, तो प्रतिबिंब जो होगा सर वो 30 से बहुत दूर चला जाएगा, 30 से बहुत दूर चला जाएगा। तो अब आपको देखो वो चालाक है, मैंने क्या बोला था, 2018 और 2016 वाले में बहुत चालाकी करी थी, है ना, सीधे सीधे आईआईटी का पेपर बना दिया। बोला कि तो प्रतिबिंब कितना दूर विस्थापित हो जाएगा, उसने ये पूछा ही नहीं प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसने बोला कितना खसक जाएगा, ये बता। समझ रहे हो क्या चालाकी करी है हमारे साथ, क्या चालाकी करी है हमारे साथ, कि कितना खसक जाएगा ये पूछ लिया उसने, कितना खसक जाएगा ये पूछ लिया उसने। क्लियर है मामला? तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, है ना। अच्छा, पहली बात तो ये बता दो कि दो ऑप्शन तो तुम अभी भी काट सकते हो, कितना भी चालाक बन जाए चीते से तेज थोड़ी ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर पास तो नहीं जाएगा, वस्तु पास जा रही तो प्रतिबिंब दूर जाएगा, मतलब कि यह प्रतिबिंब दूर जाना चाहिए, ये दोनों गलत हो गए। इन दोनों में से कोई सा आंसर सही होगा, 30 और 36 में से कोई सा आंसर सही होगा। ठीक है, ओके सर। अब कैसे पता करेंगे? तो अब इसको करने के दो तरीके होते। एक पहला बेसिक तरीका जिसमें बिल्कुल दिमाग ना लगाया जाए, केस नंबर 1। केस नंबर 1, जब मेरे को बोला कि वस्तु जो है वह सर -40 सेंटीमीटर पर है, इसकी फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी तो दोनों के लिए कॉमन है कि फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो मैंने वो निकाला कि प्रतिबिंब कहां होगा, तो मैंने निकाला प्रतिबिंब होगा V1 बोल देते हैं हम इसे, V1 का मान निकाला। तो कैसे निकालेंगे सर? हमारे पास बेसिक फॉर्मूला 1/f बराबर होगा 1/v + 1/u। जल्दी से सॉल्व करके बताओ यहां से u की वैल्यू कितनी आई, सॉरी v की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू की सर 1/-15, v हमें निकालना है, u कितना होगा -40, -40 इस तरफ जाके +40 हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी आई यहां से v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू कितनी आई, 36 आ रही है यहां से। आंसर 36 है या ये 36 आया है, ये पूछ रहा हूं मैं, कितना आया, ये कितना दूर आएगा। तो यहां पर सर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? अब यहां पे आगे या मैं 1/v की वैल्यू निकालनी तो हो जाएगा 1/-15, ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, +1/40 बराबर होगा सर 1/v के। तो 15 और 40 का एलसीएम कितना आएगा सर? 15 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 120। ओहो, ये कितना हो जाएगा सर? होगा 6 और 8, तो हो जाएगा -8 + 3 बराबर होगा 1/v के। ये हो जाएगा -5/120। पूरा मेथड करना पड़ेगा इसमें। यह हमारा v1, या v1 की वैल्यू आ जाएगी सर -120/5, यह हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना आएगा? -24। मतलब पहला प्रतिबिंब जो बन रहा है, पहला जो प्रतिबिंब बना वो यहां से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, यहां से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। ठीक है, अब F और U से 40 सेंटीमीटर है या ग्लास से? नहीं, ग्लास मतलब दर्पण से बोलिए दूरी है ना, दर्पण से दूरी बोलिए। तो यहां पर अब ये लिखा ना, दर्पण से स्थित है। अब इसी प्रकार से सेम एग्जैक्टली हम केस नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2 में क्या सॉल्व करना होगा सर हमें? केस नंबर 2 में अब फिर से u की वैल्यू माननी पड़ेगी, फिर से v की वैल्यू माननी पड़ेगी, f की वैल्यू मानना पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा। अब u की वैल्यू जो होगी वो -20 सेंटीमीटर होगी हमारी। क्यों होगी -20? 40 पे था, अब -20 सेंटीमीटर आगे आ गया, तो कितना बचा? -20 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, ये तो 24। अब यार ये थोड़ा सा ना हमारा हाथ गड़बड़ बन गया। क्या गड़बड़ बन गया है ना? अगर हम ध्यान से देखें, ओहो ये तो बहुत ही ज्यादा मिटाना पड़ेगा, इसे मिटा देते हैं। एक्चुअल में ये होगा ना यार, 24 सेंटीमीटर अगर यहाँ है तो 20 सेंटीमीटर आगे आना चाहिए। वस्तु अब यहां पर आ गई है 20 सेंटीमीटर पे, ये 20 सेंटीमीटर आगे खसका दिया। अरे 24 पीछे होगा, 20 यहां होगा, 24 यहां होगा। अब u की वैल्यू पता है, f की वैल्यू पता है, v की वैल्यू निकालते हैं हम फिर से। तो 1/f बराबर होगा 1/v + 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है सर? -15। ये 1/v निकालना पड़ेगा, और u कितना है सर? -20।
तो इधर अगर प्लस हो जाएगा तो 1/20 माइनस 1/15 बराबर होगा 1/v की वैल्यू। तो यहाँ पे एलसीएम 20 और 15 का एलसीएम कितना है? 20 और 15 का एलसीएम। देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, मैंने तुम लोगों को बता दिया ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एलसीएम निकालने पड़ेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि सर यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं देखूं तो ये 15 और 40 का एलसीएम है, तो एक ऐसा नंबर जो 15 से भी डिवाइड हो और 40 से भी डिवाइड हो। तो 40 का पहाड़ा गिन लो 40 के बाद आएगा 80 के 80 15 से डिवाइड होता नहीं, 120, हाँ सर 120 15 से डिवाइड होता है। या अच्छा 15 का टेबल भी आना चाहिए इसके लिए थोड़ा बहुत, 15 15 15 एकम 15, फिर 30 45 60 75 90 105 120, 15 का अंतर बढ़ते जाएगा। तो यहां पर इसी प्रकार से 20 और 15 का एलसीएम कितना है? तो सर 20 आएगा नहीं आएगा, 40 आएगा नहीं आएगा, 60 आएगा, हाँ 60 आएगा सर, 60 आएगा। तो यहां हो जाएगा सर 3 माइनस 4, ये होगा 1/v के, या v की वैल्यू या v2 की वैल्यू जो आ गई है हमारी वो -60 सेंटीमीटर आ चुकी है, -60 आ गई है। मतलब सर ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है? 60 सेंटीमीटर पे। पहला वाला 24 सेंटीमीटर पे बन रहा था, ये रहा पहला 24 सेंटीमीटर पे, ये दूसरा बन रहा है। तो अगर हमें डेल्टा v निकालना है तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं v2 माइनस v1। क्या कर सकते हैं? v2 माइनस v1 कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा वो है सर -60 माइनस 24, या हम इसे माइनस करेंगे तो -36 सेंटीमीटर आए। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है सर इस तरफ। तो ये हमें साइन से भी समझ में आ रहा है कि सर 36 सेंटीमीटर दूर जाएगा। साइन से भी समझ में आ रहा है कि सर ये 36 सेंटीमीटर दूर जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? 30 कैसे आया? 30 कहां पर आया बेटा? अरे 30 तो ऐसे बनाया था ना, 15 का दुगुना करा था 30। ये क्या? ये सी है, हटा दो, इसकी वजह से जरूरत नहीं है। ये क्या था? सी था हमारा, सी। वो मतलब इससे हमारे डायग्राम सही बनता है ना कि ये एफ होगा, ये सी होगा, तो कहां वस्तु रखे कहां प्रतिबिंब बनेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? तो ये पहला तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तरीका, ये आसान तरीका आप बोल सकते हो, नॉर्मल तरीका जो होता है उससे हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, है ना। इसमें पूरा सॉल्व करना ही होगा। और मैं एडवाइस करूंगा आपको कि 2018 का जो कि ये सवाल है तो हम पूरा सॉल्व ही करेंगे, ठीक है। समझ नहीं आया? देखो एक बार फिर से देख लो फटाफट। केस नंबर 1 में क्या बोला हुआ है कि वस्तु जो है 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, फोकस लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो हमने कहा कि 40 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी है, 15 सेंटीमीटर पे फोकस है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? -24 पे बनेगा। सबसे पहले ये निकाला। फिर उसके बाद में दूसरी बात क्या थी? केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमें केस नंबर 2 में बताया कि यार देखो यहां पर थोड़ी सी टेढ़ी कर देते हैं को। हाँ, केस नंबर 2 में बताया हमें, केस नंबर 2 में बताया कि अब मेरे पास जो वस्तु है उसे मैंने 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया, 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया। तो अगर 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया वस्तु को, 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया वस्तु को, तो 20 सेंटीमीटर आगे किया है, तो आगे करने पर अब वस्तु कहां होगी? अब वस्तु जो होगी सर वो -20 पे आ गई, क्यों? पहले 40 पे थी, 20 सेंटीमीटर आगे खिसका दिया, तो अब वो -20 पे आ गई है। अब -20 मतलब 20 सेंटीमीटर पे आ गई, तो यू की वैल्यू नेगेटिव में रखना होती है। अब एफ अभी भी -15 है, तो फिर से मैंने वी की वैल्यू निकाली, अब 60 आई। तो पहले वह 36 पे प्रतिबिंब बन रहा था, अब 60 पे प्रतिबिंब, सॉरी पहले 24 पे प्रतिबिंब बन रहा था, अब 60 पे प्रतिबिंब बन रहा, मतलब अंतर जो होगा वो 36 सेंटीमीटर होगा। 36 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है कहानी? क्या ये सभी को समझ में आया? क्लास 12 की बायोलॉजी 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो पहले शुरू भी तो हो गई थी फिजिक्स से जल्दी। चल आगे बढ़ते, अगला सवाल। हाँ भाई, एक और सवाल था। यह सवाल जो है बहुत बड़ा और बहुत मजेदार सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत मजेदार सवाल है। यह सवाल कर लिया मतलब कि आपको सारे कंसेप्ट अब क्लियर है ना, और इसमें भी बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तैयार हो जाओ सभी। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास चित्र में दर्शाए अनुसार एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 mm भुजा वाला एक वर्ग ABCD रखा हुआ है ना। इससे हमें एक्चुअल में 2-3 नई बातें सीखने को मिलेगी। एक बार रिवाइज करवा देता हूं कौन सी बातें जो हमने अभी तक नहीं यूज करी है।
कौन सी बात है? हमने आपको कल की क्लास में जब मैंने आपको यहां पर आवर्धन बताया था, तो आवर्धन में दो प्रकार के आवर्धन बताए थे। एक बना था अनुप्रस्थ आवर्धन, मतलब वस्तु खड़ी हुई है तो उसका खड़ा हुआ प्रतिबिंब बनेगा। यह हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो एक वस्तु लेटी हुई है, तो उस लेटी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो लेटी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह, उसको निकालने के दो तरीके। m बराबर होगा I बटे में O, तो ये लिखेंगे -v2 बाई v1, v2 माइनस v1 अपॉन में u2 माइनस u1। तो ये बेसिक से तरीका जिससे हमने वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी होती है। अब ये क्या है? जब छोटी वस्तु हो, छोटी वस्तु मतलब कि अगर मान के चलो फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी हुई है और वस्तु की लंबाई mm में हो, जैसे आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि यार मेरे पास एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक दर्पण है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 mm की वस्तु रखी हुई है। अब बताओ इसका प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा? ऐसा कुछ पूछा तो क्या करोगे? तो अब हमें 1 mm है यार, 1 mm में तो हमको वस्तु की लंबाई ऐसे तो नहीं करेंगे, अच्छा वस्तु कहां पर होगी सर, ये अब लंबाई पता करने की जरूरत नहीं है ना। अगर तो 60 रख रहा है एक बार और एक बार 60.1 रख के सॉल्व करेगा तो ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आएगा। तो उस कंडीशन में हम सीधे सीधे करेंगे कि m बराबर होगा ये dv बटा du। क्यों कर दिया dv बटा du? मतलब कि छोटा परिवर्तन। तो छोटा परिवर्तन डेल्टा मतलब बड़ा परिवर्तन, और ये छोटा परिवर्तन होगा माइनस dv बटा du। ये होगा v बाई यू का स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? v बाई यू के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। आप चाहो तो यार फॉर्मूला कहां से बना मैं बता भी सकता हूं। होगा f 1 बटा f बराबर होता है 1 बटा v प्लस 1 बटा u। इसका अवकलन करना होता है, ये होगा देखो f की पावर -1 बराबर होगा v की पावर -1 u की पावर -1। इसका अगर हमने अवकलन करा, हमने v का फलन बनाया और u के पदों में इसका अवकलन करना चाहा, तो देखो f है, f तो नियत होगा, f का अवकलन 0 होगा, ये होगा माइनस v की पावर -2 dv माइनस u की पावर -2 du। ये अवकलन करा है मैंने, v का अवकलन u का अवकलन में पावर में -1 हो जाता है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लिखा हुआ है माइनस में dv बाय v का स्क्वायर माइनस में du बाय u का स्क्वायर। अब एक पद को इस तरफ ले जाओ और dv बाय du की वैल्यू निकालो, यही आएगी, है ना। क्या कर रहा हूं मैं यहां से, क्या बोल रहा हूं मैं यहां से कि dv बाय du की वैल्यू निकालो आप। ये डेरिवेशन है, आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 0 था क्योंकि फोकल लेंथ कभी नहीं बदलेगी, है ना। अवकलन कर रहे हैं, अवकलन मतलब परिवर्तन। तो ये हो जाएगा सर du बाय u का स्क्वायर बराबर होगा, अच्छा v को इस तरफ ले जाता हूं, ये हो जाएगा dv बाय v का स्क्वायर बराबर होगा माइनस du बाय u का स्क्वायर। तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इधर ले आओ, तो dv बाय du की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस लगा के v बाय u का v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, या इसे माइनस लगा के v बाय u का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये माइनस जो होता है ये इसमें यहां पर लगा हुआ, बात बराबरी कहीं भी एक जगह लगा सकते हो। यहां मैं लिख सकता हूं माइनस dv बाय du जो होगा वह v बाय u का स्क्वायर होगा। ध्यान रखना तो रखो, वरना कोई बात नहीं, आप बस इतना ध्यान रख सकते हो यहां पर परिवर्तन जो होगा वो v बाय u के स्क्वायर के पर डिपेंड करेगा। तो वो बड़ा क्वेश्चन करे, उससे पहले एक छोटा वाला क्वेश्चन जो अभी मैं बोल रहा था, मैंने जो शब्दों में बोला था उसका आंसर निकाल दो यार एक बार आप लोग, तो मुझे भी मजा आ जाएगा। क्लियर है मामला? एक बार इसका आंसर निकाल दो, क्या था क्वेश्चन। अच्छा, इसी प्रकार से क्षेत्रफल का आवर्धन भी मैं बता देता हूं आपको, लेकिन उससे पहले ये वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर निकाल दो एक बार। क्या है क्वेश्चन कि यदि, क्या तो स्टेटमेंट लिख लो, यदि 20 सेंटीमीटर फोकस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर 1 mm की वस्तु रखी है, 1 mm की वस्तु रखी है, तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आएगी? 1 mm लंबाई की वस्तु 60 सेंटीमीटर पर रखी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आएगी? बताओ भाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आएगी? पहली बात तो ये सोच लेना कि बड़ा आएगा या छोटा आएगा,
है ना। पहली बात ये भी सोचना होगा कि बड़ा आएगा या छोटा आएगा, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा या छोटा प्रतिबिंब बनेगा। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा या छोटा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा या छोटा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा और उल्टा बनेगा। अच्छा, गलत मत बताओ यार। कैसे पता करेंगे सर ये सब कुछ? पहले एक काम करो यार, v निकालो। पहले सबसे पहले तो v निकाल लो कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, क्योंकि अगर हमें dv बाई du भी निकालना है तो ये बराबर होगा माइनस में v बाई यू के स्क्वायर के, v बाई यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर यह dv बाई du या du बाई dv बाई du जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यही आवर्धन होगा एक्चुअल में, है ना। d क्या है, dv मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई, और du जो है वो वस्तु की लंबाई जो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले v का मान निकालना पड़ेगा, प्रतिबिंब कहां बन रहा है। देखो एक्चुअल में हमने जो आवर्धन की कहानी समतल दर्पण में पढ़ी थी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसमें हमेशा बराबर ही प्रतिबिंब बन रहा था। वस्तु कहीं भी रखी हो प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास जो वस्तु है, वो वस्तु बहुत छोटी है, पहली बात तो, है ना। और दूसरी बात, अगर एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है, तो उसमें यह बात की निर्भरता होगी कि वस्तु को कहां रखा गया है, कि हर एक जगह वस्तु रखेंगे तो उसके हिसाब से प्रतिबिंब अलग जगह पे बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वो सारी कहानी अलग अलग होगी। इसलिए u और v का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है यहां पर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है सर, पहले v की वैल्यू निकाल के बताओ यार आप लोग। v की वैल्यू निकालो, क्या आएगा v की वैल्यू? सबसे पहले तो हमें v की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो सर 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u। अच्छा, 1/f, f की वैल्यू होगी -20 सेंटीमीटर। ये 1/v कितना होगा सर? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा पता करना है। u कहां पर है? u, तो u है -60 पर, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 1/60 माइनस 1/u बराबर होगा 1/v के। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 3, ये होगा 1/v के। या v की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो -30 सेंटीमीटर है, कितनों का ये आया? -30 पे प्रतिबिंब बनेगा, -30 प्रतिबिंब बनेगा। तो अब हमें एक्चुअल में क्या है ये आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो यार। अगर आपको dv du में कंफ्यूजन होता है तो आप एक काम करो, आप इस फॉर्मूले को, जहां पे मेन फॉर्मूला लिखा हुआ भी है ना, उसमें भी आप चाहो तो LILO लिख सकते हो। क्या है ये? आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, LI प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई बराबर होगा v बाय माइनस के साथ में v बाय यू के स्क्वायर के। ठीक है मामला। तो यह अब हम क्या करें सर, इसको हल कर लिया है अब हमने, तो आंसर निकालते ही रे बाबा क्या आएगा। तो हमें पता चला सर कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वह कितनी है, निकालनी है सर, प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है। वस्तु की लंबाई 1 mm है, एक ही रख दो यहां पर। v कितना है? v -30। u कितना है सर? u है जो -60 का ई स्क्वायर, तो ये होगा 1/4। कितना बचेगा? Li की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/4, ये 1/2 बचेगा, इसका स्क्वायर करो 1/4 mm आएगा। नेगेटिव आ रहा है क्योंकि वो उल्टा बनेगा, ये ऐसा है तो वो नीचे बनेगा। आ गया मजा। और एक बार वो बच्चे अपनी शक्लें दिखाओ जो बोल रहे थे कि सर बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। अरे मूर्ख है क्या, बड़ा क्यों बन जाएगा? ये अगर छोटा है तो ये यहां पर, तो अंदर जो बनेगा है ना, f कहां है यार? ये सर f कहां है सर? f 20 पर है। c कहां होगा? 40 पर होगा। तो वस्तु पीछे रखी हुई ना, तो प्रतिबिंब यहां कहीं बीच में बनेगा, 30 पे बन रहा है, तो छोटा बनेगा ना यार। अच्छा, अब और मजा करो, चलो एक और महाबली सवाल। हाँ, क्या है महाबली सवाल?
सवाल में बोला है मेरे पास कि मेरे पास 1 mm भुजा का एक वर्ग जो है वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, जिसमें 10 सेंटीमीटर जो है वो फोकल लेंथ है। अब वर्ग में प्रतिबिंब जो बनेगा, वर्ग का जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी परिमाप या पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा मतलब देखो क्या पूछना चाह रहे हो, है ना? ये सवाल में सब कुछ पूछ लिया एक तरीके से। इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका जहां भी प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो उसकी सारी भुजाएं पूछ डाली उसने, सारी भुजाएं पूछ डाली। और मजा तो तब आ जाए जब वो 1 mm दिया हुआ, 1 mm दिया हुआ मतलब बहुत छोटा वर्ग है। अगर वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर देते तो प्रतिबिंब जो होगा वो फिर आप 1 mm में तो मैं सीधा सीधा ही बना रहा हूं, है ना? बड़ा होता तो मुझे फिर ऐसा बनाना पड़ता, कैसा? ऐसा बनाना पड़ता। फिर उसमें ये वाली भुजा भी कितनी आती वो भी निकालना पड़ जाती, उसमें प्राण सूख जाते, है ना? उसमें बहुत गणित लगता। लेकिन हमें तो आसान पूछा है 1 mm, तो इसका प्रतिबिंब कुछ बनेगा। प्रतिबिंब की सारी भुजाएं पूछी, तो सबसे पहले तो ये बताओ यार कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। क्यों? कुछ भी निकालना पड़े तुम्हें, आवर्धन निकालना है तो कुछ भी निकालना पड़े आपको सबसे पहले v तो निकालना ही पड़ेगा, v तो निकालना ही पड़ेगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो माइनस कैसे? अरे एक माइनस बाहर लगा हुआ है बेटा, माइनस के बाहर मतलब स्क्वायर के बाहर है वो माइनस, एक माइनस बाहर ही है। ओके पहले v बताओ। तो सर 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u। यस सर 1/f कितना होगा? 15 सेंटीमीटर का। हाँ नहीं सर 10 सेंटीमीटर का। 1/-10 बराबर 1/v प्लस -15। अच्छा ये तो पक्का पता है 20 से ज्यादा आंसर आना चाहिए, 20 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर इसका फोकस है, तो 20 होगा तो 20 के पार बनेगा। तो यहां पर v की वैल्यू कितनी आएगी? सर ये इस तरफ आ जाती है 1/15 माइनस 1/10 बराबर होगा 1/v के। तो एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा सर? 30 आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा सर 2 - 3 ये होगा 1/v के, या v की वैल्यू जो होगी वो -30 आ जाएगी सर, -30 आ जाएगी। ठीक है अब ध्यान से देखिए मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए। एक्चुअल में ये क्वेश्चन मजेदार क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों आवर्धन लगेंगे, कैसे? देखो ये 1 mm लंबा अगर इसका आधार है तो इसमें इसका आधार कितना लंबा बनेगा ये सब पता करो पहले। तो मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एडी जो भुजा होगी, एडी भुजा का प्रतिबिंब, एडी भुजा का प्रतिबिंब। तो सर एडी भुजा का जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए हमें तो सर लंबाई की आवश्यकता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई बराबर होगा क्या होगा सर? ये होगा v/u का स्क्वायर। तो यहां पर लंबाई प्रतिबिंब की पता करनी है, वस्तु की लंबाई 1 mm है। v कितना है? v आया सर हमारा -30 और u था सर, u था कितना था? 15 -15 का स्क्वायर। तो यहां से प्रतिबिंब की जो लंबाई आएगी वो 2 का स्क्वायर मतलब 4 mm आएगी, है ना? अब ध्यान समझना इस बात को, पहले तो बताओ 4 mm सबको समझ में आया। तो सर ये जो एडी है इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो 4 mm लंबा बनेगा। कितना बनेगा? 4 mm लंबा बनेगा। अच्छा सर तो ये 4 mm बना है और बीसी जो होगा वो भी 4 mm ही बनेगा। अरे क्योंकि ये तो दर्पण के समांतर है, ये इसमें अनुदैर्ध्य होगा। तो यह एडी और बीसी भुजा दोनों भुजाओं के लिए लिख सकते हो आप। तो एडी और बीसी 4 mm की होगी। अच्छा अब क्या तुम्हें लगता है कि ये वाली भुजा जो होगी वो 1 mm की ही रहेगी? नहीं ना बाबा। अब अगर मैं ए बी और सी डी की बात करूं तो उसमें मेरे पास अनुप्रस्थ आवर्धन लगेगा। उड़ गए पूरे तोते तेरे। तो यहां पर अगर मैं बोलूं ए बी और सी डी, देखो यही जादू है ऑप्टिक्स का जो बहुतों को अपने आहोश में समा लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो फिजिक्स लगना है कुछ ज्यादा, ना तो बहुत भयंकर गणित लगना है, बस इसमें कॉमन सेंस लगना है। कॉमन सेंस लगना, कौन कितना अच्छा सोच पाता है। ये अच्छा ऐसा होगा तो सर यहां पर ये तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, लेकिन ये जो होगा ना इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिबिंब होगा ना। आप ये बात का ध्यान रखो कि ये भुजा मतलब देखने में ऐसा लग रहा है सर ये बहुत ऊंचा नहीं, लेकिन बहुत ऊंचा नहीं है, 1 mm ही बहुत छोटा है।
बस वो अच्छा दिखे इसलिए बड़ा बना दिया। तो यहां पर अब मेरे पास जो आवर्धन होगा उसमें होगा I बटे में O बराबर होगा -V बटे में U, और इसमें जो प्रतिबिंब होगा उसकी जो ऊंचाई होगी, वस्तु की ऊंचाई तो 1 mm में, ये होगा -V। V कितना है सर? V की वैल्यू निकाली सर -30, और U की वैल्यू जो है -15, तो ये आइए I की वैल्यू है -2 mm। मतलब सर AB और CD भुजा जो होगी वह 2-2 mm की, तो ये 4 mm है, ये 2 mm है, ये 2 mm है, ये 4 mm है, मतलब आंसर होगा 12 mm। निकाल लिए प्राण सवाल ने। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो लाला? हाँ बांगड़ बिल्ले, कुछ समझ आया? क्या किया फिर से बता देता हूं। सबसे पहले तो V निकाला हमने कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, फिर उसके बाद में ये देखा कि अच्छा ये 1 mm जो चौड़ाई थी उसकी चौड़ाई कितने गुना हो जाती है, तो सर उसकी चौड़ाई के लिए LI बटा LO बराबर होगा -V बाई U का स्क्वायर होगा। तो यहां से प्रतिबिंब की लंबाई निकली 4 mm, मतलब सर जो 1 mm चौड़ा वो 4 mm बन जाएगा। अच्छा जो 1 mm ऊंचा है वो कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हमने करा नॉर्मल वाला अनुदैर्ध्य आवर्धन जो होगा I बटे में O बराबर होगा -V बाई U, तो इससे करा तो ये 2 mm आया, तो वो 2 mm ये 4 mm बनेगा। ठीक है ना? इसमें क्या है, इसमें प्लस माइनस करा मैंने, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड तक भी नहीं करा है, प्लस माइनस ही चल रहा है, बस इसको इससे माइनस कर लो, इससे माइनस कर लो, और इसमें यहां पर अनुपात निकालकर आंसर आ गया। चलो मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड तो किया बस, बिल्कुल बेसिक सा, और उससे हमारा आंसर आ जाता है। ये PYQ है क्या? नहीं, ये PYQ बनने वाला है, PYQ बनने वाला है। चलो एक और सवाल आप सभी के सामने, एक और सवाल आप सभी के सामने। हाँ भाई सवाल पढ़ो। सर जी 5 क्वेश्चन आते हैं ना इस चैप्टर से? हाँ बिल्कुल 5 आते हैं। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। क्वेश्चन से, व्हाट क्वेश्चन से F फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/n गुना है। तो आपको बताना है कि वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी। मतलब सर F दूरी है, F फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण, पहली बार आया है हमारे सामने, और आवर्धन जो है सर उसका 1/n गुना, मतलब आवर्धन जो होगा उसका 1/n ही होता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, अच्छा इसने बोला प्रतिबिंब का आकार, एक बार कंफर्म कर लेते कुछ गड़बड़ ना हो। प्रतिबिंब का आकार जो होगा वह बराबर है वस्तु के आकार का 1/n गुना, तो I बटे में O ही हमारा आवर्धन होता है, और ये 1/n दिया हुआ है हमें। अब हमें U बताना है, जल्दी से बताओ सॉल्व करके। अरे बोल लाला, आएगा। M की वैल्यू कितनी होगी? M की वैल्यू होगी F अपॉन में F माइनस U, ये होगा 1/n F अपॉन में F माइनस U। ओके, तो U की वैल्यू निकालनी है ऐसे सॉल्व करके F के पदों में, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये हो जाएगा सर F माइनस U बराबर होगा N इंटू F के। अब मुझे फिर से बोल रहा हूं, मुझे U की वैल्यू निकालनी है, तो इसे उधर ले जाओ, इसे इस तरफ ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सर F माइनस NF बराबर होगा U के, या इसमें से F कॉमन ले लूं तो 1 माइनस N बराबर होगा U के। ठीक है, वेट मिनट सर, यहां तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ, एक्चुअल में आंसर हमारा 1 होगा, क्योंकि हमें पता है U नेगेटिव आना चाहिए, U जो होता है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें अगर आप एक नेगेटिव साइन घुसाओगे, है ना, हमारा जो आंसर जो होगा वो हमारे पास माइनस U के पदों में आना चाहिए। क्योंकि देख, अगर मान के चलो यहां पे आंसर आता -25, तो आंसर क्या करता 25, आंसर आता -50, तो आंसर क्या करता 50।
अरे करते ना। तो अभी आंसर जो आया है वो नेगेटिव है, दिख नहीं रहा कहीं नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव कहां होगा? इसका नेगेटिव होगा सर, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये जो होगा -1 - n, तो ये हो जाएगा Fn-1। क्लियर है कहानी? आया समझ में? चलिए ओके। तो ये हमने गोलीय दर्पण पर सारी कहानी खत्म कर दी है। गोलीय दर्पण पर हमने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, और भी कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे, और एक और इसी प्रकार का सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अच्छा चलो होमवर्क में नहीं देते, अभी हमारे पास समय है, करवा ही देता हूं। हाँ भाई, इस सवाल को करने के लिए आपको पूरे अब ये खुद से करना है आपको, है ना, खुद से करना है। पूरे 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो। अब ये सबसे बनना चाहिए, उसी प्रकार का सवाल है जैसा हमने किया है। आ गया आंसर? ऑप्शंस नहीं है इस क्वेश्चन में, आंसर क्या है ये बताओ। डेंजर क्वेश्चन है, हाँ डेंजर सवाल तो ही। चलो देखो कैसे करेंगे। हमें बोला है F/3 लंबाई की एक छड़ F फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखी गई है कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं बड़ा है तथा छड़ के एक सिरे को छू रहा है। सबसे पहली बात तो यह समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इट से, तो आवर्धन कितना होगा। देखो यहां पर हमारे पास यह एक वस्तु है, इसके दर्पण का फोकस होगा, यहां पर इसका 2F होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, थोड़ा दूर बनाता है ना, थोड़ा दूर बनाता हूं ताकि आपको क्लियरिटी से चीजें समझ में आए और मजा आए। ये F है यहां पर और इसका यहां पर 2F होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये समझाओ मुझे कि वस्तु कैसे रखी हुई है। ऐसे रखी हुई है सर कि इसका प्रतिबिंब इसी को छू रहा है, तो छूता हुआ प्रतिबिंब कैसे बन सकता है सर? जब वस्तु जो है ना वो 2F पे, वस्तु का एक सिरा 2F पे आना ही चाहिए चाहे जो हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रतिबिंब इसको नहीं छुएगा। अब 2F पर आए और इधर भी रख सकते उधर भी रख सकते, लेकिन मुझे बोला बड़ा प्रतिबिंब, तो वस्तु जब 2F और F के बीच में होती है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। मतलब यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इसको छूता हुआ बनेगा और ऐसा कुछ बड़ा बनेगा, ठीक है। तो अब आवर्धन हमें मोटाई की बात नहीं करिए, हमें केवल लंबाई से बात करनी है, केवल लंबाई से बात करनी है। तो अब हमें आवर्धन निकालना है। तो देखो अगर मुझे आवर्धन निकालना है तो इसे मैं क्या करूंगा, इसे मैं दो वस्तुओं में तोड़ लूंगा, क्योंकि मुझे वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए।
तो वस्तु की लंबाई तो मुझे l/3 दी हुई है, तो ये लंबाई तो मुझे पता है। अच्छा, तो इसका प्रतिबिंब तो यहां बन गया। अब ये एक और वस्तु है जो कि दर्पण से किसी दूरी पर रखी गई है, तो इसे मैं U2, देख इसके लिए तो सॉल्व करना आसान है, 2f का 2f भी होगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो U2 क्या होगा मेरे लिए? तो सर U2 जो होगा, पहले U2 को हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे बोला ये वाली जो दूरी है वो f/3 है और ये पूरी दूरी 2f है, तो ये वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी सर 2f माइनस f/3। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, 2f माइनस f/3 करूंगा तो हो जाएगा 6 में से गया 5, 5f/3 आएगा और ये नेगेटिव में आएगा। तो U2 जो आएगा वो मेरे लिए -5f/3 रहेगा। f मेरे लिए -f के बराबर रखूंगा मैं, और यहां से मैं V2 की वैल्यू निकालूंगा। तो सबसे पहले मुझे V2 निकालना पड़ेगा कि उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। किसका प्रतिबिंब? ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो पहले मैं V2 निकालूंगा। देखो आसान है, बस एक कैलकुलेशन करना है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u। अब 1/f क्या होगा सर? 1/f की जगह हमें 1/-f रखना पड़ेगा। ओके, 1/v क्या है सर? V2 है, तो v तो निकालना है। u कितना है सर? u है -5f/3, 3 पलटी का ऊपर चले जाएगा, और इसे मैं पूरे पद को इधर लिया हूं तो हो जाएगा 3/5f माइनस 1/f बराबर होगा 1/v के, या एलसीएम जो हो जाएगा वो 5f आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 माइनस 5 1/v होगा, या v की वैल्यू जो हो जाएगी सर 5f/2 आ जाएगा नेगेटिव में। मतलब कुल मिला के, अच्छा पहली बात तो क्या 2 से ज्यादा 2f से ज्यादा होना चाहिए। हाँ 2f से ज्यादा है, मतलब कुल मिला के बात ये कि सर ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2.5f पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है? 2.5f पे, 5/2 या 2.5f बोल सकते हैं। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब अभी आपको पता चल गया है कि वस्तु की लंबाई कितनी है सर। वस्तु की लंबाई जो है वो f/3, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? तो प्रतिबिंब की लंबाई पता करने के लिए सर प्रतिबिंब कहां से कहां तक है, तो इसे V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब कहां से कहां तक है सर? प्रतिबिंब जो होगा सर यहां पर है, तो ये होगा सर 2.5 या 5/2f। मैं साइन के साथ नहीं रख रहा हूं क्योंकि मुझे बेसिकली बस लंबाई निकालनी, बाकी में फिर नेगेटिव कर ही दूंगा मैं, -2f। क्यों? कहां से है सर? ये 2.5 है, ये 2f है, तो इसको माइनस करेंगे तो f/2 आ जाएगा। तो ये f/2 मेरे लिए प्रतिबिंब की लंबाई होगी, है ना। एक पूरे पे ही माइनस साइन लगा देता हूं मैं आगे। तो अल्टीमेटली मेरे पास m जो होगा वो Li/LO हो जाएगा, या ये हो जाएगा -f/2 बटे में माइनस, या एक माइनस इसमें आगे भी लगाना पड़ेगा, f/3। तो कट पीट के 3/2 बचाएगा। ये आंसर होगा, 3/2 आंसर आएगा। कितनों को समझ में आया? कितनों को समझ में आया? 5f/3 कहां से आया? 5f/3 तो कहां है? अच्छा ये यहां से आया ना बेटा। ये देख, ये क्या है? ये वस्तु जो है वो 2f पर थी और बोला f/3 लंबाई की है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसका, ये कितनी दूर है? तो सर ये वाला जो हिस्सा है वो 5f/3 दूरी है। 2f माइनस 5f/3 करा तो 5f/3 आ गया। कितनों का आंसर आ गया था? कितनों का आंसर आ गया था? एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करवा देता हूं मैं। देखो क्या बोला था, मुझे f/3 लंबाई की एक वस्तु रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब ऐसा कुछ बन रहा है कि वस्तु को छूता हुआ प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु को छूता हुआ अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो उस कंडीशन में मैं बोलूंगा ये 2f पे रखा हुआ और यहाँ पे f/3 लंबाई का है। अच्छा, तो जो 2f पे उसका प्रतिबिंब तो 2f पे बन जाएगा। अब यहां जो रखा हुआ उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो सर ये होगा f/3 लंबाई। तो वस्तु की दूरी कितनी होगी? वस्तु की दूरी होगी 2f माइनस f/3। 2f माइनस f/3 को माइनस कर दूंगा तो ये मेरे लिए वस्तु की दूरी आ गई। ये भी एक अलग वस्तु की भांति व्यवहार कर रही है। मैंने देखा कि ये वाले पॉइंट का प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो कहा 5f/3 मैंने वस्तु की दूरी देखी, प्रतिबिंब की दूरी मैंने सॉल्व करी, ये आ गई, यहां से आ गई 2.5f या 5/2f आ गया। अब मुझे आवर्धन निकालना। आवर्धन होगा वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। तो यहां पे प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी सर? यहां से यहां तक ये 2.5 है, ये 2f है, तो ये हो गया आधा f, और ये f/3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डिवाइड करा 3/2 आंसर आ गया। 3/2 आंसर आ गया। क्लियर है मामला? इससे अच्छा तो हमने सिंपल से ही कर दिया था। क्या सिंपल से कर दिया बेटा आपने?
2f कहां से आया बेटा क्वेश्चन में? ये यही तो सोचना है कि ऐसा बोला है कि वस्तु कुछ ऐसी रहेगी, प्रतिबिंब भी उसका वहीं पर ही बन जाए। मोए मोए हो गया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो ये भी तो हमने दर्पण सूत्र ही लगाया है। हाँ, इसके अलावा है ना, आप चाहो तो इसमें m को ऐसा भी कर सकते हैं। एक बार चेक करते इसका आंसर आएगा क्या? ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा एफ। ओके ओके, लेट अस ट्राई। देखो क्या कर सकते थे सर इसमें, और क्या एसपी स्टार लगा सकते थे हम इसमें हम ऐसा भी कर सकते थे कि सर v बाई यू है ना, तो एल आई बाई एलओ जो होगा वो एफ अपॉन में एफ माइनस यू का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो क्या इससे आंसर आ रहा है? एक बार चेक करते हैं। तो सर प्रतिबिंब ये हमें निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m बराबर एफ, तो एफ ही होता है। यहां पर वस्तु जो है वह 2f पर रखी हुई है। नहीं, ये नहीं कर सकते, इसमें ये नहीं कर सकते है ना, क्योंकि ये तो जो छोटी वस्तु है उनके लिए ही सही होगा, इससे नहीं आएगा बेटा। इससे अगर आंसर आ रहा है या और कुछ तो गलती से आ गया आंसर फिर तो। हाँ, v वही मैं आपको बता रहा हूं कि v बाय यू के स्क्वायर वाले फॉर्मूले से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो छोटी वस्तु होगी उसके लिए अप्रोक्सीमेशन है, बड़ी वस्तुओं के लिए नहीं कर सकते। हाँ, v बाय यू के स्क्वायर से नहीं होगा। ये मोए मोए क्या है? ये मोए मोए एक शायद पता नहीं कौन सी भाषा का गाना है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो जहां पर भी लोगों की हवा निकल जाती है ना, या जहां पर भी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो आप नहीं चाहते थे, या कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो मोए मोए का गाना चल रहा है आजकल उसके जरिए। चलो, हाँ भाई, तो आज की क्लास इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, हमें भी पता है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन और थोड़ा इजी करके या कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू चेंज करके या कुछ ना कुछ वैरायटी पूछ सकता है ना, तो हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन। चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी रखते, एक बार जितना मैंने बताया वो सब कुछ रिवाइज करेंगे। कल की क्लास से हम अपवर्तन की शुरुआत करेंगे। चलो भाई, तो आज क्लास इतनी रखते, मिलते हैं अब हम कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हाँ, आज क्लास इतनी रख रहे, और कुछ रहो। चलो, टाटा, बाय बाय।